सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम करें यूथ कंपटीशन गाइड्स टाइम्स बुक। इसके अंतर्गत हमने जो आपकी आदिकाल है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उससे संबंधित आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आपका आधुनिक काल के अंतर्गत भी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता, सभी प्रकार के जो जितने भी रचनाएं हैं उसमें जितने भी कवि हैं उनके बारे में जितना भी इस बुक में दिया गया था और बुक के अलावा अन्य तथ्य भी आपके साथ में शेयर किए गए हैं। आप देख सकते हैं इस क्लास के माध्यम से कि मैं आपके साथ में किस प्रकार से तथ्य साझा करता हूँ। इसी प्रकार से मैंने पीछे प्रत्येक क्लास में अन्य जो तथ्य हैं, अन्य जो जानकारी हैं, उनको भी आपको उपलब्ध करवाया। ये जो श्रृंखला है अभी हमारी, ये अभी चल रही है गद्य साहित्य से संबंधित। गद्य साहित्य के अंतर्गत हमने जो अब हम 7 नंबर पे का ये कर रहे हैं, तो देखिए इसके अंतर्गत हम पहले कर चुके हैं गद्य से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। दूसरे नंबर पर हमने किए नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तीसरे नंबर पर हमने किए उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। फिर उसके बाद में हमने कहानी से किए, फिर उसके बाद में हमने निबंध से किए, निबंध के बाद में हमने आलोचनाएं की हैं और आलोचनाओं के बाद में अब हम कर रहे हैं नंबर 7 आत्मकथा से संबंधित। ठीक है, आत्मकथा से संबंधित ये हमारी पहली क्लास है। आप मेरे साथ में देख सकते हैं कि मैंने हर क्लास को किस प्रकार से साझा किया आपके साथ में। एक क्लास में देखने से आपको पता चलेगा कि मैं आपको किस तरह से पढ़ा रही हूँ। इन क्वेश्चनों के अंतर्गत मैं आपके साथ में अन्य तथ्य भी शेयर करती हूँ जो आपके परीक्षा उपयोगी होते हैं। आज हम कर रहे हैं आत्मकथा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चलिए क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आत्मकथा से संबंधित निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। इनमें क्या दी गई हैं? ये सभी 4 रचनाएं दी गई हैं। इनमें से आपसे पूछा है कि इनमें से आत्मकथा कौन सी नहीं है। बाकी 3 आत्मकथाएं हैं। तो देखिए, सहचर है समय, यौवन के द्वार पर, अग्नि सेतु और मेरे साथ जन्म। एक बात मैं और आपको बता दूं, पहले वीडियो में मैं इनके बारे में मैं जो जितनी भी रचनाएं होती थी मैं यहाँ पे बता देती थी, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ लगाऊंगी उत्तर, फिर बाद में व्याख्या होगी उसमें मैं डिटेल्स आपको बता दूंगी। ठीक है, सहचर है समय, यौवन के द्वार पर, अग्नि सेतु और मेरे साथ जन्म। तो यहाँ पे जो अग्नि सेतु है ये आत्मकथा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अग्नि सेतु क्या है। तो अग्नि सेतु विष्णु चंद्र शर्मा जी की जीवनी है। क्या है? जीवनी विधा की रचना है ये अग्नि सेतु। देखिए अब हम देखते हैं व्याख्या। यहाँ पे है इसकी व्याख्या। अग्नि सेतु कब की है? तो ये 1976 की है। ठीक है, आराम से पूरे ध्यान के साथ में पढ़ेंगे और आप भी मेरे साथ इसी प्रकार से पढ़ेंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स को जल्दी है तो वीडियो को आप मल्टीप्लाई में करके पढ़ सकते हैं। यह विष्णु चंद्र शर्मा के द्वारा जीवनी विधा की रचना है। किसकी है? विष्णु चंद्र शर्मा के द्वारा जीवनी विधा की रचना है। आत्मकथा क्या होती है कि आत्मकथा व्यक्ति जैसे मैं हूँ, मैं कल अगर कविताएं लिखती हूँ या फिर कुछ लिखती हूँ और मुझे ये पता चल जाता है कि अभी मेरे जो मरणासन स्थिति है वो मेरे नज़दीक आ रही है, तो मैं मेरे जीवन की जो बीती घटनाएं मैं उसमें लिखती हूँ, वो होती है आत्मकथा। जीवनी क्या होती है? जीवनी वो होती है कि मेरे ऊपर कोई और मेरे जीवन के संबंध में बचपन से लेकर मेरे मृत्यु तक कोई कुछ लिखता है मेरे बारे में, वो होती है मेरी जीवनी। ठीक है, तो जीवनी और आत्मकथा को आप समझ गए होंगे। मैं स्वयं लिखती हूँ, मेरी आत्मकथा हो गई, कोई दूसरा मेरे लिए लिखता तो वो है जीवनी। ठीक है, तो ये विष्णुचंद्र शर्मा के द्वारा जीवनी विधा की रचना है। यह बंगला के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम की जीवनी है। किसने लिखी है? विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखी है ये क्या? जीवनी। लेकिन ये जीवनी है किसकी? तो ये बंगला के जो विद्रोही कवि थे, कौन? नजरुल इस्लाम, उनकी जीवनी है। ठीक है, अग्नि सेतु किसकी जीवनी है? ये नजरुल इस्लाम की जीवनी है। लिखी किसने थी? विष्णुचंद्र शर्मा ने सन 1976 में। आप समझ गए होंगे। यहाँ पे है जबकि मेरे साथ जन्म, ये किसकी है? तो ये मेरे साथ जन्म हंसराज रहबर की है। मेरे साथ जन्म इनके 1, 2, 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, सहचर है समय रामदरस मिश्र की है। सहचर है समय ये कब का है? तो सन 1991 की आत्मकथा है रामदरस मिश्र की। कब की है? सन 1991 की। अगला है यौवन के द्वार पर, और ये कब की है? तो यौवन के द्वार पर सन 1970 की। किसकी आत्मकथा? डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा। आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखिए,
चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाई किस कथेतर गदा विदा के अंतर्गत आती है? आपसे पूछा है कि जो चतुर्सेन शास्त्री की रचना है कौन सी? गद्य विदा है इनकी यादों की परछाई, और ये किस गद्य विदा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आत्मकथा के अंतर्गत। क्या पढ़ रहे हैं हम? आत्मकथा। तो आपको याद होनी चाहिए कि यादों की परछाई चतुर्सेन शास्त्री जी की आत्मकथा है। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि इनकी, चलिए आगे हम पहले व्याख्या में ही आपको सब बताएंगे। चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाई आत्मकथा विधा की अंतर्गत आती है। चतुर्सेन शास्त्री की आत्मकथा 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। कितने भागों में प्रकाशित हुई थी? 2 भागों में। पहला भाग सन 1956 में यादों की परछाई नाम से, और दूसरा भाग 1963 मेरी आत्मकहानी के नाम से। याद रखेंगे, चतुर्सेन शास्त्री की 2 भागों में प्रकाशित हुई थी क्या? आत्मकथा। पहला भाग सन 1956 यादों की परछाई। जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये यादों की परछाई ये किससे संबंधित है? ये पहले भाग से संबंधित है। किससे संबंधित? पहला भाग। और दूसरा भाग सन 1963, और इसका नाम था मेरी आत्मकहानी। इन्होंने अपनी कथा में राम को ईश्वर रूप में न मानकर मानव रूप में बताया है। क्या है? जो चतुर्सेन शास्त्री हैं, इन्होंने ईश्वर को, राम को ईश्वर का रूप उन्होंने नहीं माना। किस रूप में माना है इनको? मानव के रूप में माना है। अगला है, एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? एक कहानी यह भी, ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी हुई आत्मकथा है। और एक कहानी यह भी, ये मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा। किसकी आत्मकथा है? मन्नू भंडारी जी की। आपसे पूछा जाए कि एक कहानी कब की है, तो ये हम देख लेते हैं, आपके व्याख्या में ही बताएंगे हम आपको। एक कहानी यह भी, ये सन 2007 की कहानी है, सॉरी आत्मकथा है। कब की है? सन 2007 की। कथाकार इसके मन्नू भंडारी हैं, और लेखिका और उनकी आत्मकथा जो आपके ऑप्शन में दी गई है, लेखिका, इनकी आत्मकथा यहाँ पे दी गई है। देखिए, प्रभा खेतान की है। प्रभा खेतान की कौन सी है? अन्या से अनन्या। अन्या से अनन्या किसकी है? प्रभा खेतान की, और ये भी सन 2007 की है। मैत्री पुष्पा की बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछी गई हैं और पूछी जा सकती हैं। कस्तूरी कुंडल बसे प्रथम भाग 2002 का है, और गुड़िया भीतर गुड़िया द्वितीय भाग 2008 का है। गुड़िया गुड़िया आप याद रखेंगे तो देखिए 8 को दोनों साइड से बराबर बनाएंगे तो 8 बनेगा आपका, और डबल 0 है, और इस प्रकार से यहाँ पे 2 है, और 2 को भी आप 8 का रूप बना सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने दिमाग में अपने इमेज बना लीजिए कि गुड़िया के भीतर गुड़िया दूसरा भाग है और 2008 का है। कस्तूरी कुंडल बसे इनका प्रथम भाग है जो 2002 का है, और प्रभा खेतान का जो अन्या से अनन्या है वो 2007 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया आपका दोबारा से क्वेश्चन ही आ गया। देखिए, प्रभा खेतान का कि अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? आपसे पूछा जा रहा है कि अन्या से अनन्या ये किसकी आत्मकथा है? तो अभी हमने पढ़ा था प्रभा खेतान की सन 2007 की है। ठीक है। तो देखिए यहाँ ये किसकी आएगी? प्रभा खेतान जी की आएगी। देख लेते हैं हम आगे। अन्या से अनन्या ये सन 2007 प्रभा खेतान जी की आत्मकथा है। अगले देखते हैं, जानकी देवी बजाज मेरी जीवन यात्रा, और कब की है? तो सन 1955 की है। यहाँ पे नहीं दिया गया, फिर भी मैं आपके लिए ढूंढ कर लाई हूँ। जानकी देवी बजाज मेरी जीवन यात्रा 1955 की है। कुसुम अंचल जो कहाँ नहीं गया ये सन 1996 की है। फिर है कृष्णा अग्निहोत्री, इनका है लगता नहीं है दिल मेरा, सन 2010 की है। कब की? 2010 की। और जो कृष्णा अग्निहोत्री है इनकी और है एक 2010 की, कौन सी है? लगता नहीं है दिल मेरा। आप मेरे बोलने के ऊपर ध्यान देंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो कृष्णा अग्निहोत्री है इनकी एक और आत्मकथा है, वो नाम है और औरत। क्या नाम है? और औरत, और वो भी सन 2010 की है। अगला है पद्मा सचदेव, और पद्मा सचदेव की है बूंद बावड़ी। कब की है ये? पद्मा सचदेव की याद रखेंगे आप, बूंद बावड़ी सन 1999 की है। इस प्रकार से याद रखेंगे, बैसे बूंद और बैसे बावड़ी, तो 9 याद रखेंगे आप। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, आप इस तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं भी होता है तो दोबारा से पढ़ लीजिए, आप याद हो जाएगा। शीला झुंझुनू वाला है, इसकी जो कुछ कहनी कुछ अनकहनी, और ये कब की है? सन 2000 की है। कब की है? सन 2000 की है। कुछ कहनी कुछ अनकहनी 2000 की है। रमणिका गुप्ता की है हादसे। कौन सी है? हादसे, जो 2005 की है। यहाँ पे दी गई हादसे, लेकिन रमणिका गुप्ता की अगर आपको पता हो तो आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ में भी लगी हुई है रचना आप हुदरी। क्या है? आप हुदरी।
और ये आप खुदरी कब की है, तो सन 2015 की है। कब की है, 2015 की। और ये है एक जिद्दी लड़की की कहानी। ठीक है, क्या है, एक जिद्दी लड़की की कहानी, आप खुदरी रमणिका गुप्ता। अगला है मन्नू भंडारी, और मन्नू भंडारी जी की रचना आत्मकथा है एक कहानी यह भी। कब की है ये, सन 2007 की है। और 2008 में इसको व्यास सम्मान मिल गया था। ठीक है, अगला है प्रतिभा अग्रवाल जी की आत्मकथा। प्रतिभा अग्रवाल जी की जो दस्तक जिंदगी की भाग 1 है, ये सन 1990 का है। कब का है, सन 1990। दूसरा भाग मोड़ जिंदगी का भाग 2, ये सन 1996 का है। उसके बाद में दोबारा से देखिए मैत्री पुष्पा जी की कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया। आपको स्वयं को अंदाजा होगा कि गुड़िया के भीतर गुड़िया कब की आएगी, 2008 की आएगी। ठीक है, और कस्तूरी कुंडल बसे ये भाग 1 है, तो ये है 2002 का। ठीक है, कब का है, 2002 का। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, हम इनको पहले मिला लेते हैं और फिर सीधा अब हम जाते हैं आंसर पे। कुछ कही कुछ अनकही अभी हमने पढ़ा था, किसकी थी ये, शीला झुंझुनू वाले की थी। फिर मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये है राजेंद्र यादव जी की। अपने अपने पिंजरे, ये है मोहनदास नेमिस राय की। और कस्तूरी कुंडल बसे, देखिए ये है मैत्री पुष्पा जी की। कब आया है ये हम आपको बता देते हैं, ये आया है आपके RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 पेपर 2 में। ठीक है, देखिए कुछ कही कुछ अनकही शीला झुंझुनू वाला। और ये कब की है इनकी, कुछ कही कुछ अनकही। कुछ कही कुछ अनकही ये 2000 की है। ठीक है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की सन 2001 की आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। मोहनदास नेमिस राय, और कब की है, सन 1995 की है। ठीक है, कस्तूरी कुंडल बसे मैत्री पुष्पा की सन 2002 की। और इनकी जो क्या बोलते हैं, मैत्री पुष्पा की दूसरी थी, कौन सी थी, गुड़िया भीतर गुड़िया, वो कब की थी, 2008 की थी। ठीक है, गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 की थी इनकी। अगला है शांतिप्रिय द्विवेदी कृत परिवारजक की प्रजा क्या है। परिवारजक की प्रजा क्या है, तो ये एक आत्मकथा है, शांतिप्रिय द्विवेदी के द्वारा लिखी है परिवारजक की प्रजा। और ये क्या है, एक आत्मकथा है। देखिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। यहाँ पे शांतिप्रिय द्विवेदी कृत जो परिवारजक है, परिवारजक की प्रजा, ये एक आत्मकथा विधा की रचना है। परिवारजक की प्रजा सन 1952 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी, सन 1952 में। किसकी थी, तो शांतिप्रिय द्विवेदी की। शांतिप्रिय द्विवेदी शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखक थे, गद्य लेखक के रूप में पहचाने जाते हैं। कुछ अन्य आत्मकथा और आत्मकथाकार इस प्रकार से हैं। नील यक्षिणी किसकी है, तो देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है। और ये कब की है, सन 1965 की है। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास का, और इसके भाग हैं 3 भागों में प्रकाशित है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। और कब है, सन 1958 में प्रकाशित है। फिर है अपनी खबर, ये है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। और अपनी खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी, सन 1960 की है। और घर की बात रामविलास शर्मा जी की है। घर की बात कब की है, सन 1983 की रामविलास शर्मा की है। और रामविलास शर्मा की एक अन्य आत्मकथा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है अपनी धरती अपने लोग, जो सन 1996 का है। क्या है, अपनी धरती अपने लोग और घर की बात, ये दोनों ही रामविलास शर्मा की हैं। घर की बात 1983 और अपनी धरती अपने लोग सन 1996। ठीक है, कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक कौन है। क्या पूछा आपसे, कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक कौन है, तो भगवती चरण वर्मा जी हैं। कौन है, भगवती चरण वर्मा जी हैं। आगे देखते हैं हम इनकी व्याख्या। देखिए, कहीं ना जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी। ये भगवती चरण वर्मा वही हैं जो छायावाद में लघु त्रय के अंतर्गत आते हैं। छायावाद में लघु त्रय के अंतर्गत रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा और आपकी महादेवी वर्मा आते हैं। तप्ती पगडंडियों पर पद यात्रा सन 1989। आत्मकथा के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। याद रखेंगे, तप्ती पगडंडियों का पर पद यात्रा क्या है, जो तप्ती
पगडंडियाँ हैं, उन पे क्या है, पदयात्रा सन 1989 है। किसकी है ये, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है। मुंडेर पर सूरज ये प्रथम खंड, देर सवेर द्वितीय खंड और आपस की बातें तृतीय खंड। और आत्मकथा के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा जी। और इन्होंने ये अपने तीनों ही भाग, जो हमने आपको एक आत्मकथा बताई थी इनकी, अपनी धरती अपने लोग, जो सन 1996 में इन्होंने प्रकाशित करवाई थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आत्मकथा जो है रामविलास शर्मा जी की, अपनी धरती अपने लोग, इसमें कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी और कौन कौन से नाम हैं। तो आप याद रखेंगे, पहला खंड है इसका मुंडेर पर सूरज, दूसरा है देर सवेर और तीसरा है आपस की बातें। ठीक है, पहला खंड कौन सा है, मुंडेर पर सूरज आएगा, फिर देर सवेर होगी और फिर आपस में हम बातें करेंगे। देखिए, आप ये ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि पहले क्या आता है, सूरज आता है, फिर क्या होती है, सवेर होती है सूरज निकलेगा तभी तो सवेर होगी, और आपस की बातें, फिर हम आपस में बातें करने लगते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आप समझ गए होंगे शायद। तो पहला आएगा मुंडेर पर सूरज, कभी नहीं भूलेंगे आप। अगर मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ और आप उस तरीके से भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। तो देखिए, तीसरा होगा आपस की बातें। ठीक है, पहला आएगा मुंडेर पर सूरज, दूसरा आएगा देर सवेर और तीसरा आएगा आपस की बातें। पहले सूरज निकलेगा, फिर सवेर होगा, फिर हम आपस में बातें करेंगे। और ये आत्मकथा किसकी है, रामविलास शर्मा जी की। ये तीन भाग में प्रकाशित आत्मकथा है, जो एक ही शीर्षक से थी, अपनी धरती अपने लोग। क्योंकि अपनी धरती पे अपने ही लोग रहेंगे, अपनी धरती पे सूरज निकलेगा, अपनी धरती पे सवेर होगा और अपने ही लोग आपस में बातें करेंगे। तो अपनी धरती अपने लोग शीर्षक नाम 1996 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, पहले इसकी व्याख्या और है। पंखहीन प्रथम खंड 2004, मुक्त गगन द्वितीय खंड और 2004 का ये भी, और पंछी उड़ गया तृतीय खंड 2004, आत्मकथा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, पहला खंड इनका क्या है, पंखहीन। क्या है, पंखहीन। ये भी देखिए, आप समझिए, पंखहीन को कौन होगा, पक्षी होगा, और वो कहाँ पे उड़ना चाहेगा, मुक्त गगन में उड़ता है। तो पंखहीन होगा वो मुक्त गगन में नहीं उड़ सकेगा। और फिर क्या है, फिर भी पंछी क्या हुआ, उड़ गया। पंखहीन पक्षी है, वो मुक्त गगन में उड़ना चाहता है, पंखहीन होते हुए भी वो क्या कर गया, पक्षी उड़ गया। और ये किसकी है आत्मकथा, विष्णु प्रभाकर जी की। अगला क्वेश्चन है, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है। आपसे पूछा जा रहा है कि चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है, तो ये है उपेंद्र नाथ अश्क जी की। किसकी आत्मकथा है, उपेंद्र नाथ अश्क जी की। और ये नीलाभ प्रकाशन में प्रकाशित हुई थी सन 1977 में। ठीक है, कब, 1977 में। चेहरे अनेक उपेंद्र नाथ अश्क जी की आत्मकथा है। इसका प्रकाशन नीलाभ प्रकाशन में सन 1977 में हुआ था। ठीक है, देवताओं की छाया में नाटक सन 1940, चरवाही 1942, एकांकी है ये, और सितारों का खेल 1937 इनका पहला उपन्यास है। जय पराजय 1937 में इनका नाटक है। ये इनकी प्रमुख रचना है, किसकी, उपेंद्र नाथ अश्क जी की। उपेंद्र नाथ अश्क जी की यहाँ पे रचनाएं बताई गई हैं। देवताओं की छाया में इनका नाटक है, जो सन 1940 का है। चरवाहे सन 1942 का इनकी एकांकी है। सितारों का खेल 1937 इनका पहला उपन्यास है। और जय पराजय सन 1937 इनका एक नाटक है। और ये किसकी रचना है, ये उपेंद्र नाथ अश्क जी की रचनाएं हैं। इनकी आत्मकथा है चेहरे अनेक, जो सन 1977 में नीलाभ प्रकाशन में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की रचना। झोपड़ी से राजभवन तक हमें कौन ले जा सकती है, हमारी माता। झोपड़ी से राजभवन तक हमें कौन ले जा सकती है, हमारी माता, या हमें झोपड़ी से राजभवन तक हमारी मेहनत भी ले जाएगी। ठीक है, कौन ले जाएगी, हमारी मेहनत। और मेहनत हमें किससे सीखना, हमारी माता से। तो देखिए, झोपड़ी से राजभवन तक, मैं ये नहीं करी कि आपको याद नहीं हो सकते, बिल्कुल। जब मैं झोपड़ी से राजभवन तक बोल रही हूँ तो आपको एग्जाम में अपने आप क्लिक होगा कि झोपड़ी से राजभवन तक हमें क्या बताया था कि हमें माता ले जाएगी। और ये रचना किसकी है, आत्मकथा है माता प्रसाद जी की। ठीक है, देखिए, माता प्रसाद ने अपनी आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन नाम से लिखी थी। 1993 से 1999 तक माता प्रसाद अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। देखिए, 1993 से 1999 तक माता प्रसाद कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं।
भारत में दलित जागरण और उसके अग्रदूत भी ये रहे हैं। कौन? माता प्रसाद। इनकी आत्मकथा में अभाव और उत्पीड़न के शिकार दलित समाज की पीड़ा, दर्द, संघर्ष, स्वाभिमान और जिजीविका की कहानी भी नजर आती है। ठीक है, क्या है इनकी आत्मकथा में? क्या है? अभाव और उत्पीड़न के शिकार जो दलित समाज है उसकी पीड़ा है, दर्द है, संघर्ष है, स्वाभिमान है, जिजीविका है, कहानी भी इसमें नजर आती है। अगला है, जबकि अन्य दलित रचनाकार हैं उनकी आत्मकथाएं इस प्रकार से हैं। देखिए, शिवराज सिंह बेचन की दलित आत्मकथा है, कौन सी है? मेरा बचपन मेरे कंधों पर। और मेरा बचपन मेरे कंधों पर ये 2009 का है। ठीक है, फिर है बेवक्त गुजर गया माली। क्या है? बेवक्त गुजर गया माली। फिर उसके बाद में है तुलसीदास जी की जो 2 रचनाएं हैं, एक तो है आत्मकथा 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। पहली हुई थी मुर्दैया जो 2010 में प्रकाशित हुई थी, और फिर यही मणिकर्णिका के नाम से इसका दूसरा भाग सन 2013 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है जूठन जो सन 1997 की है। ठीक है, क्या है? 1997 की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, क्या है? जूठन। और जूठन 97 से आप याद रखेंगे सताया, झूठ बोलता है ना व्यक्ति तो बहुत सताया हुआ एहसास होता है। सुशीला टाकबरे की है शिकंजे का दर्द। क्या है? शिकंजे का दर्द। और ये कब की है? सन 2012 की है। कब की है? 2012 की। ठीक है, आगे है क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में किस गांव का उल्लेख है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आपका ये मुर्दैया है ना, मुर्दैया, ये आत्मकथा आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी हुई है। तुलसीराम जी की आत्मकथा बहुत ही अच्छी है। ये दलित समाज में एक चमार वर्ग का बच्चा जो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, लेकिन उसके पास में आँख नहीं होती अपनी, तो उसको काना या फिर कानिया ऐसे नाम से अपने जो अभद्र नाम लेके बुलाते हैं, तो उसको बड़ा दर्द होता है। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं तुलसीदास जी, फिर वो अच्छे नंबरों से पास भी हो जाते हैं। मतलब बहुत अच्छी है ये मुर्दैया, आप पढ़ेंगे तो आपको साहस होगा। अगर कोई स्टूडेंट यूजीसी नेट जेआरएफ ये सोचता है कि मुझे फुल मतलब जेआरएफ मुझे निकालना ही निकालना है, तो मैं एक बात बता दूं आपको स्टूडेंट्स कि आप जो रचनाएं हैं उनको आप पढ़ लीजिए। रचनाएं अगर आप पढ़ लेंगे, देखिए मैं नहीं कह सकती कि रचना आप एक दिन में पढ़ेंगे, आपको कम से कम 6 महीना तो रचने पढ़ने में लग जाएंगे। इतनी रचनाएं हैं, मैंने पढ़ा है, मैंने झेला है, मुझे पता है। और फिर आपको पता है, आज तो हम कहीं पे भी हो जाएं, लेकिन जब एक गृहिणी जिसके ऊपर सब जिम्मेवारियाँ होती हैं, घर की भी, परिवार की भी, और ऐसे सोचे तो खेत खलिहान की भी, और फिर वो अगर यूजीसी नेट जेआरएफ तक पहुंच सकती है, तो जो स्टूडेंट ठाले बैठे हैं उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। वो बैठते उठते घूमते फिरते सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो देखिए, आपको ये रचना पढ़नी होगी। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है कि प्रारंभ में उत्तर प्रदेश बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? तो किस गांव का उल्लेख है? ये इसमें है अमोढ़ा गांव का उल्लेख। और ये भी आपके क्या भूलूं क्या याद करूं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी हुई है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी, और हम इसकी व्याख्या में बता देते हैं आपको। व्याख्या इसकी फुल दी गई है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये देखिए चारों हैं, ये आपकी क्या बताते हैं, उसके अनुक्रम से आती है। कैसे आती है? अनुक्रम से पूछी जाती है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोढ़ा गांव का उल्लेख है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन का एक प्रशंसित आत्मकथा है। इनकी रचना 1669 में की थी। ये 4 खंडों में विभाजित है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1669, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978 और 10 द्वार से सोपान तक 1985। ठीक है, अगला है, आगे व्याख्या है। 10 द्वार से सोपान तक सन 1985 में बच्चन जी को भारतीय साहित्य पुरस्कार सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये मुर्दैया। अब यहाँ पे इस बात को आप दिमाग लगाएंगे कि मुर्दैया में ननकू पांडे किस कला में कुशल थे। तो अगर आपने मुर्दैया पूरी पढ़ी हो, और ये यूजीसी नेट 2020-21 में ये उसी टाइम का है जब मेरा जेआरएफ और नेट हुआ था, तो जो मुर्दैया का जो ननकू है, ननकू पांडे, वो किस कला में कुशल है? तो वो था ढोलक वादन में कुशल। और ये आंसर कौन बताएगा?
बता सकता है, ये वो स्टूडेंट बता सकता है जिसने मूर्धया पढ़ी है, ठीक है, जिसने मूर्धया पढ़ी है वही बता सकता है। तो मूर्धया सन 2010 की आत्मकथा है, किसकी? तुलसीराम जी की। और एक इनकी मणिकर्णिका है, वो कब की है? सन 2013 की है, ठीक है। पहले देख लेते हैं हम इसकी व्याख्या। देखिए यहाँ पे मैंने दोबारा बता दिया आपको, व्याख्या में ही पढ़ाएंगे हम आपको। मूर्धया में ननकू पांडे है, वो ढोलक वादन कला में कुशल था। तुलसीराम कृत जो आत्मकथा है मूर्धया, जो 2010 प्रथम भाग है और दूसरा भाग मणिकर्णिका 2013 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मूर्धया के रचनाकार, मूर्धन्या के जो रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? और मूर्धया के रचनाकार कौन है? तुलसीराम। और तुलसीराम के परिवार से कौन नहीं था, ठीक है, कौन नहीं था? तो देखिए मुन्नर थे, सोमर थे, सुदेसर नहीं थे, मुनेसर थे, ठीक है। मुन्नर भी थे, सुमेसर थे और मुनेसर भी थे, लेकिन सुदेसर नहीं थे उनके परिवार से, ठीक है। तो देखिए सुदेसर पात्र है वो मूर्धया के रचनाकार के परिवार से नहीं है। मूर्धया आत्मकथा के लेखक तुलसीराम जी हैं। कब की है? तो याद रखेंगे सन 2010 की है। इसके पात्र मुन्नर, सोमर और मुनेसर मूर्धया के रचनाकार के परिवार से संबंधित हैं। दोबारा से आया आपका, देखिए यूजीसी नेट जेआरएफ ने पूछा गया है क्या कि क्या भूलूं क्या याद करूं कि लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं, आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में है ये, और यही पूछा गया था और आपको ये रचना पढ़नी थी, ठीक है। देखिए मैंने 2 बार दिया था, 3 बार दिया है अभी तक, 3 बार दिया है, सॉरी उसमें 5 बार दिया मैंने यूजीसी नेट, जिसमें 3 बार मेरा नेट हुआ है और 1 बार मेरा जेआरएफ हुआ है, ठीक है। पहले में मेरा जेआरएफ मैंने क्रैक कर लिया था, लेकिन क्या हुआ कि मुझे पता नहीं था कि किस प्रकार से फॉर्म लगता है, तो मैंने उसमें सिर्फ नेट का अप्लाई किया था, जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं किया था। सेकंड बार मेरा नेट हुआ, तीसरी बार मेरा नेट और जेआरएफ हो गया था। उसके बाद में मेरा नेट 85 परसेंटाइल पे हुआ था, लेकिन 85 पॉइंट कुछ आगे थे और मैं पीछे रह गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने 5 बार नेट का दिया, जिसमें 3 बार मैंने क्वालिफाई किया है, ठीक है। लेकिन मैंने ये रचनाएं सभी पढ़ी हैं। देखिए बहुत झेला है मैंने, तब जाके यूजीसी नेट हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि आप न झेलें, आप ये क्वेश्चन करके भी आप यूजीसी नेट जेआरएफ कर सकते हैं, मुझे पता है इस बात का। तो देखिए क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है। तो किस प्रकार का? तो उन्होंने मौन रहकर गीता का वाचन किया है, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, लेखक ने अपने पिता के मौन रहकर गीता वाचन का उल्लेख किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है, जो निम्न प्रकार से हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, सन 1969, नीड़ का निर्माण फिर सन 1970, बसेरे से दूर सन 1977 और 10 द्वार से सोपान तक सन 1985, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं। क्या पूछा कि जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं। तो हम पहले ही बता चुके हैं, बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करना लेखक के द्वारा वो आत्मकथा कहलाती है। क्या कहलाती है? आत्मकथा। देखिए जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे आत्मकथा कहते हैं। जबकि संस्मरण क्या होता है? स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी पर लिखित आलेख संस्करण कहलाता है। क्या है? स्मृति के आधार पर, मतलब यादाश्त के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी पर लिखित जो आलेख है वो संस्करण कहलाता है। साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित विचारों का आदान प्रदान है। क्या है? साक्षात्कार एक निश्चित उद्देश्य होता है, उसकी पूर्ति के लिए जो आयोजित विचारों का आदान प्रदान है वो क्या कहलाता है? साक्षात्कार कहलाता है। अगला उपन्यास। उपन्यास वह विधा है जिसमें मानव जीवन के किसी तल से को उक्ति के रूप में समन्वित कर समीप रखा गया। क्या है? उपन्यास वह विधा है जिसमें मानव जीवन के किसी तल को उक्ति के रूप में समन्वित कर समीप रखा जाता है, समन्वित कर समीप रखा जाता है। जिस प्रकार से आप गोदान देखिए, गोदान में तल क्या लिया है उन्होंने? गौ का दान। और गौ का दान से पहले इतने तथ्य हैं वहाँ पे, इतनी बातें हैं, इतना कहा गया कुछ, और अंतिम में जब होरी मरने लगता है तो गोदान करने के लिए ब्राह्मण कहता है, तो उनकी पत्नी कहती है कि मेरे पास तो ये क्या है, कुछ आने हैं, ये ले लीजिए, मेरे पास तो न गऊ है न बच्चे हैं। ठीक है। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है, तो वो है
आत्मकथा है पहली अर्ध कथानक। कौन सी है? अर्ध कथानक। देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए व्याख्या देख लेते हैं पहले। हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक है जो सन 1641 में ब्रज भाषा में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, किसमें? ब्रज भाषा में प्रकाशित हुई थी। बनारसी दास जैन के द्वारा रचित है अर्ध कथानक जो 1641 में प्रकाशित हुई थी। जबकि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है और कब की है ये भी याद रखेंगे, सन 1969 की है। दूसरी है इनकी कौन सी? नीड से निर्माण फिर सन 1970, बसेरे से दूर सन 1978 और 10 द्वार से सोपान तक सन 1985। ठीक है, अगला है मेरी आत्मकहानी। ये है श्याम सुंदर दास की। क्या है? मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास की जो सन 1943 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, मेरे जीवन यात्रा 2 भागों में। पहला भाग था इनका सन 1944। कब का है? पहला भाग है इनका सन 1944 और दूसरा भाग है इनका सन 1949। कब का है? 1949 का। किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का। मेरी जीवन यात्रा 2 भागों में है। पहला भाग 1944, दूसरा भाग 1949 और किसकी है? राहुल सांकृत्यायन जी की। अगला है मेरा जीवन प्रवाह है। ये है वियोगी हरि की। और जो मेरा जीवन प्रवाह है ये भी 3 भागों में प्रकाशित हुई है। पहला भाग इनका सन 3 भागों में प्रकाशित हुई है। ये पहले मेरा जीवन प्रवाह इनके 5 भागों में प्रकाशित है। पहले 2 भाग हैं वो सन 1948 में प्रकाशित हुए हैं, जबकि तीसरा, चौथा और 5वां भाग इनका सन 1967 में प्रकाशित हुआ है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से लेखक और उनकी आत्मकथा संबंधी युगों में से गलत युग आपको चुनना है। ठीक है, तो सेठ गोविंद दास है। ये घर की बात किसकी है? तो देखिए घर की बात किसकी है, अगर आपको याद होगा तो ये है रामविलास शर्मा की। कब की है? सन 1983 की है रामविलास शर्मा की। एक इनकी अन्य और है रामविलास शर्मा की, वो है अपनी धरती अपने लोग जो सन 1996 और उसमें 3 भाग हैं। मुंडेर पर सूरज प्रथम भाग, देर सबेर दूसरा भाग और आपस की बातें तीसरा भाग। ठीक है, वो कब की है? सन 1996। अपनी धरती अपने लोग और जो घर की बात है ये भी रामविलास शर्मा की सन 1983 की है। तो यही कथन आपका गलत है, यही आपका आंसर आएगा। चलिए आगे देखते हैं ये जो 3 दी गई हैं। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। अगर व्याख्या में दिया गया तो देखिए घर की बात सन 1983 रामविलास शर्मा जी की है आत्मकथा, न कि सेठ गोविंद दास जी की, और शेष जो अन्य विकल्प हैं वो सुमेलित हैं। तो देखिए यहाँ पे व्याख्या नहीं दी गई है, हम बता देते हैं आपको। भवानी दयाल जो सन्यासी हैं उनकी है प्रवासी की आत्मकथा, और ये कब की है? तो सन 1939 की है। कब की है? सन 1939 की है। किसकी है ये? भवानी दयाल सन्यासी की। अगला है सुभाष चंद्र बोस, और ये है तरुण के स्वप्न जो सन 1935 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। ठीक है, आप याद रखेंगे इनका जो द ड्रीम्स ऑफ यूथ, क्या है? इनका इंग्लिश में था द ड्रीम्स ऑफ यूथ और उसका हिंदी वर्जन है तरुण के स्वप्न। ड्रीम्स मतलब स्वप्न, ऑफ यूथ मतलब तरुण मतलब जवान, यूथ मतलब जवान। तो ड्रीम्स ऑफ यूथ का हिंदी संस्करण है तरुण के स्वप्न, और ये सन 1935 को प्रकाशित हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी का है। सुभाष चंद्र बोस जी की एक अन्य रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो काफ़ी बार आपकी जो हिस्ट्री वगैरह है, अन्य जो जीके वगैरह हैं उनमें भी पूछा जाता है। द इंडिया स्ट्रगल है शायद, है ना? द इंडिया स्ट्रगल है, ये भी इनके सुभाष चंद्र बोस जी की। हरिवंश राय बच्चन जी क्या भूलूं क्या याद करूं, ये कब का है? सन 1969 का है। ठीक है, उसके बाद में इनकी दूसरे नंबर पे है नीड का निर्माण फिर। देखिए मैं जितनी बार भी आएगा जितनी बार ही बताऊंगी मैं आपको। नीड का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर भाग 3 1978 और भाग 4 10 द्वार से सोपान तक सन 1985। और जो 10 द्वार से सोपान तक है 1985 का, इसमें बच्चन जी को साहित्य पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ में करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।